तो पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि एंटीनेटल चेकअप कैसे करना है, क्या क्या उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो व्हाट इज एंटीनेटल चेकअप? एंटीनेटल चेकअप क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हम चेकअप करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल चेकअप। ठीक है, और उसमें क्या क्या आपको करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे कब कैसे मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो सपोज़ कि किसी को फर्स्ट मंथ में उसको मेंसेस नहीं होता है, पहला सस्पेक्ट क्या करना है कि हो सकता है कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, मेंस नहीं आया तो प्रेगनेंसी, आपने टेस्ट किया, पॉजिटिव आया कि इसका मतलब है कि प्रेगनेंसी है। तो हाँ, तो अब क्या करना है कि आपको डॉक्टर को विजिट करना है। ठीक है, और आसपास में जो आंगनवाड़ी वर्कर है आपको उसको इन्फॉर्म करना है। आंगनवाड़ी हो, मेनली हम लोग आशा को बोलते हैं। ठीक है, आशा को पहले बोलिए। आशा अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या किसको बोलना है? आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी को बोल के केस को रजिस्टर्ड करना। तो आपका एक रजिस्टर्ड एक कार्ड मिलेगा, जिसे एंटीनेटल विजिटिंग कार्ड। ठीक है, अब जब जब आपको डॉक्टर बुलाएगा, ठीक है, आपको चेकअप में जाना है। तो पहला आपका केस रजिस्टर्ड हुआ। अब क्या है कि जैसे प्रेगनेंसी का पता चला, आपको एक फिक्स थ्रोली जांच होगा। जांच में होगा एकदम ये पूछा जाता है, याद रखना है, प्रेगनेंसी में ये जांचें होंगी। सीबीसी होगा, कंप्लीट ब्लड काउंट होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन टोटल पैरामीटर जांच होगा। वायरल मार्कर होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV-1, HIV-2। ठीक है, VDRL होता है, टॉर्च होता है। VDRL में वेनरल डिजीज़ को रूल आउट करने के लिए VDRL टेस्ट करते हैं। ठीक है, टॉर्च इन्फेक्शन को जानने के लिए टॉर्च का बायोकेमिकल टेस्ट होता है, उसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद शुगर होगा, थायराइड होगा। ठीक है, चेस्ट एक्सरे एक होगा। ठीक है, और जैसे प्रेगनेंसी की बात जब स्टार्ट हो जाता है तो आप अब उसके बाद आपका ये स्टार्टिंग का हाँ, स्टार्टिंग हाइट लेना है, वेट लेना है, और टोटल कंप्लीट आपका एग्जामिनेशन होगा कि आपको कोई पहले से दिक्कत तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, पहले से आप दवा तो नहीं ले रहे हैं। टेस्ट तो कंफर्म है। हाँ, इतना मिनिमम जांच है। अगर आपको एग्जामिनेशन में पता चला कि कोई प्रॉब्लम है, पहले से हार्ट का प्रॉब्लम है, पहले से लंग्स का प्रॉब्लम है, पहले से आपको ब्रेन में कुछ है, पहले से आप किसी बीमारी के लिए दवा ले रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में दवा चलेगा कि नहीं? बहुत सारी दवाइयाँ जो है प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती, तो वो बच्चे पर इफ़ेक्ट डालता है। तो हम हर दवा को प्रेगनेंसी में दे नहीं सकते। ठीक है, अब एक बात आती है कि अब आपको ये पता लगाना है, ठीक है, कि मेरा डेट ऑफ डिलीवरी कब है। उसको बोलते हैं EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD। तो वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं नेजले फार्मूला। हाँ, तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन हुआ है, उसका फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ, उसमें 9 मंथ 7 डेज ऐड करते हैं, और वो जो डेट आता है वो आता है आपका EDD, डेट इज कॉल्ड, हाँ, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल, लास्ट जो आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड हुआ है उससे फर्स्ट डे का डेट, उसमें 9 मंथ 7 डेज ऐड कीजिएगा, उससे जो आपका डेट निकलेगा यही है आपका EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो अब आपको पता चल गया कि एक्सपेक्टेड डेट आपका सपोज कि 10 जून है। ठीक है, तो 10 जून है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 जून को ही बच्चा हो, वो एक सप्ताह आगे एक सप्ताह पीछे हो सकता है, नॉर्मल वेरिएशन। लेकिन अगर बच्चा अगर
आपका ईडीडी डेट के 2 सप्ताह के बाद होता है। सपोज 10 जून का है, 2 सप्ताह अगर जोड़िए तो कितना होगा, 15 दिन जोड़िए तो 25 जून हुआ। तो 25 जून की अगर बात होता है तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, तो पोस्ट हाईली मैच्योर हो गया, ठीक है। तो नॉन हाँ। मंथ से अबव। नॉन मंथ से अबव, तो उस केस में आप बोलेंगे कि ये आपका माने एक तो प्री मैच्योर, एक मैच्योर बच्चा। हाँ, एक और ये मैच्योरिटी से ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये अगर 2 वीक्स ज़्यादा बढ़ेगा, ये 10 मंथ। हाँ, तब उसको हाईली मैच्योर आप कहेंगे। 1 सप्ताह का अंतर से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पहला चीज उसमें अब आपको एग्जामिन किए देखें, आपको उसमें जनरल एग्जामिनेशन करना है, बीपी देखना है, पल्स देखना है, साइनोसिस है कि नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब एग्जामिनेशन आपका जनरल एग्जामिनेशन में आएगा। सिस्टम, हाँ, सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आएगा, जैसे हार्ट देखना है, लंग्स देखना है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, यूरिनरी सिस्टम देखता है, सीएनएस सिस्टम देखना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल देखना है, सब चीज़ एग्जामिन करके आपको देखना है, ठीक है। रेगुलर, अब अगर बच्चा का अगर गर्भाधारण किए हुए प्रेगनेंसी का अगर 3-4 सप्ताह हो गया है तो उसके बाद फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, देखने के लिए कि कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी तो नहीं, बच्चा एक जगह है कि हाँ, किस जगह है, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ है कि अलग कहीं पल रहा है, ठीक है। अगर अलग पल रहा है तो उसकी सर्वाइवल होने की चांसेस नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग एवॉइड करते हैं। वो डेंजरस हो जाता है। हाँ, वो डेंजर ट्यूब में है या बाहर है या दूसरी जगह है, या बहुत या सर्विस के एकदम लोअर पार्ट में, जो थोड़ा सा भी अगर डेवलप करेगा तो बच्चा खराब हो जाएगा। तो उसको हम लोग जानने के लिए क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड उसी के लिए किया हाँ, उसी के लिए किया जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा का अभी ग्रोथ बहुत इनिशियल स्टेज में है, तो उसमें ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि इसको अभी कोई कॉन्जेनाइटल बीमारी माने जन्म से कोई बीमारी है कि नहीं, हाथ पैर कैसा डेवलप कर रहा है, हार्ट कैसा डेवलप कर रहा है, आइज कैसा डेवलप कर रहा है, ब्रेन कैसा डेवलप कर रहा है, तो ये इस स्टेज में पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फर्स्ट जो आपका अल्ट्रासाउंड है उसका करने का यही कंसेप्ट है, ठीक है। दूसरा कि अब 3 मंथ के बाद आए तो उसमें एनोमली स्कैन करके देखना है कि बच्चा का, अब एनोमली स्कैन मीन्स कि बच्चा को कोई कंजेनाइटल बीमारी तो नहीं है, हार्ट में छेद तो नहीं है, कमर सीधा है कि नहीं है, उसमें कहीं छेद तो नहीं है, ब्रेन ठीक से डेवलप कर रहा है कि नहीं, हाथ पैर सीधा है कि नहीं, जो चीज़ एनोमली स्कैन में हम देख सकते हैं। एनोमली स्कैन एक टाइप का स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है जो 12 से 14 वीक प्रेगनेंसी में कराया जाता है, जिसमें एंटीनेटल विजिट में कराते हैं, जिसमें हम बच्चा कैसा डेवलप कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं, मतलब ये ठीक है। 5th 6th में हाँ, 12 से 14 वीक सेकेंड ट्राइमेस्टर में वही होगा ना। ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में क्या करना है कि सब कुछ अब सर ये भी एक अल्ट्रासाउंड है। हाँ, ये भी एक अल्ट्रासाउंड है, एनोमली स्कैन एक अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड है जिसमें हम बच्चे के कॉन्जेनाइटल एनोमलीज को जान पाते हैं। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी को भी आयरन और कैल्शियम की गोली नहीं दी जाती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ एक गोली दी जाती है, फॉलवाइट, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का काम क्या है कि बच्चे के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कंट्रोल करता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या हो कि जो स्पाइन डेवलप कर रहा है, ब्रेन डेवलप कर रहा है, साथ में स्पाइन, पीछे का जो स्पाइन डेवलप कर रहा है, उसमें एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। किसी किसी को कमर में बहुत सारा गोला हो जाता है, यहाँ बच्चे जब पैदा होगा कमर में गोला हो जाता है, उसको बोलते हैं, 2 तरीका का होता है, मायोसिल या मेनिंगोमायोसिल, ठीक है।
तो मेनिंजियल लेयर के साथ होता है, विदाउट मेनिंजियल लेयर के साथ होता है। तो इसको बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो फोलिक एसिड हम उसी को देते हैं। फोलिक एसिड जनरली बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट करना चाहिए। अगर कोई गायनिकोलॉजिस्ट के पास आता है, अगर वो कहता है कि हमको क्या प्रिकॉशन लेना है, अब हम बच्चा रखना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको यही कहना है कि आप फिलहाल फॉलिक एसिड लीजिए, उसके बाद आप बच्चे को प्लान कीजिए। मतलब इसलिए अगर ठीक है। उसको ये प्रॉब्लम ना हो, ये हाँ, ये बेबी के लिए। हाँ, जो नर्स का जो प्रॉब्लम है वो ना हो, ठीक है, जो ट्यूब का जो डिफेक्ट है वो ना हो, जो ब्रेन जो डिफॉर्म डेवलप करता है वो ना हो, ठीक है। फोलिक एसिड का यही काम, ठीक है। दूसरी बात कि अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही आपको आयरन कैल्शियम देना है, अगर बहुत ज़्यादा एनीमिया है तो बहुत अंडर कंट्रोल, अंडर सुपर, क्योंकि आयरन आप पहले दीजिएगा तो वो कुछ डैमेज करता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है जिसके कारण बच्चे को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम जो है आयरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं देते हैं, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम आयरन और कैल्शियम देते हैं, ठीक है। सपोज पहले से ही अगर बच्चा पल रहा है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर सीबीसी कराए, आपको पता चल गया कि बहुत सीवियर एनीमिया है, तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप आयरन दें, वो ज़्यादा सेफ है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए, अगर 6-7 हीमोग्लोबिन है तो 8-9 के करीब चला गया, थोड़ा देर वेट कर लिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका निकल गया, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप आयरन दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जानने के लिए कि बच्चा नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पता आपको चल गया कि बच्चा हमारा एबनॉर्मल है, ग्रोथ नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप एबॉर्शन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो 21 वीक तक आप सिंगल डॉक्टर के कारण, सिंगल डॉक्टर से आप एबॉर्शन लीगली करवा सकते हैं, सिंगल डॉक्टर कर सकते हैं। लेकिन अगर 21 वीक से बढ़ गया तो, और 25th वीक तक, 21 से 25th वीक तक आपको 2 डॉक्टर चाहिए। 25th वीक के बाद आप जो है एबॉर्शन नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट परमिटेड। 2.5 मंथ तक आप करा सकते नहीं, मंथ से याद नहीं कीजिए, वीक से याद करना है, एकदम डिफिनेटिव कहिएगा कि 21 वीक तक आप एबॉर्शन करा सकते हैं। आपको लग रहा है कि बच्चा डेवलप नहीं किया, तक करा सकते। हाँ, उसके बाद आपको डबल डॉक्टर चाहिए एबॉर्शन करने के लिए 21 से 25th वीक के। सिंगल डॉक्टर, हाँ, 25 वीक तक आप एबॉर्शन कर सकते हैं, उसके बाद एबॉर्शन अलाउड है, क्योंकि इससे बच्चा जो होगा वो लाइव जन्म लेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि बच्चे के साथ माँ को भी जान का खतरा है, तो वैसे केसेस में हम लोग ये परमिटेड नहीं है, ठीक है। अब इसीलिए एनोमली स्कैन आपको 12 से 14 वीक में कराया जाता है कि 12 से 14 वीक में आपने एनोमली स्कैन कराया, एनोमली स्कैन कराया तो आपको पता चल गया कि बच्चे में जो पल रहा है उसमें क्या डिफॉर्मिटी है, तो आप 2-4 दिन के अंदर प्लान करके एबॉर्शन करा लिया, फ्री हो गए। अब आप एनोमली स्कैन कराए नहीं, आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ गए, आपका बच्चा ऑलरेडी 24-25 वीक का हो गया, 4-5 महीने, तब आप करा रहे हैं, पता चल रहा है कि हार्ट में छेद है, हाथ पैर टेढ़ा है, या ब्रेन में सूजन है, ब्रेन में पानी है, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो अब आपके पास कोई उपाय नहीं, डिलीवरी करके उसको आपको बच्चे को डिलीवर करना पड़ेगा, आपको जिस तरीक़ा से बच्चे को आपको एक्सेप्ट करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही हम लोग टेटनस का फर्स्ट डोज देते हैं, और उसके बाद 1 महीने के बाद उसको हम लोग 4 वीक के बाद सेकेंड डोज देते हैं टेटनस का, ठीक है। बच्चा नॉर्मली डेवलप, अब इसमें बात आती है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसको आपको कैसे फेस करना है। तो पहला चीज़ आता है नौसिया वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग होता है, नौसिया होता है। नौसिया मीन्स आपको कि उल्टी की फीलिंग को बोलते हैं नौसिया, ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। आप
ज़्यादा पानी पीजिए। साथ साथ में मेंटेन ये ट्रीटमेंट में मैं बताता चल रहा हूँ। एंटा एसिड लेना है, गैस की एक दवा, और अलग से कोई दवाई नहीं। एंटा एसिड गैस की एक दवा लेनी है, ठीक है, और कोई दवा लेनी है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, ज़्यादा पानी पीजिए, ORS लीजिए, रेस्ट कीजिए। धीरे धीरे बॉडी आपको आपका समझ जाएगा कि हार्मोनल इफेक्ट है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो ये हो गया नौसिया नोन। उसके बाद क्या रहता है कि कभी कभी हेडेक होता है, ठीक। अभी हम बताएं कि सब दवा आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो अगर हेडेक हो रहा है, हेडेक होता है, बैकएक होता है, ठीक है, तो इसमें आपको पैरासीटामोल लेना है, रेस्ट करना है। पैरासीटामोल तभी लेना है वो बहुत ज़्यादा दर्द है, ठीक है। धीरे धीरे बॉडी उस चीज़ को एकोमोडेट करेगा, वो चीज़ भी आपका सेट हो जाएगा। तीसरा चीज़ क्या है कि इचिंग का हाँ, ईचिंग कभी कभी होता है, ठीक है। तो ईचिंग होता है तो उसके लिए नॉन सेडेटिव जो है एंटी एलर्जिक लेते हैं। नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक क्या है कि वैसा एंटी एलर्जिक जो लेने से सुस्ती नहीं लगे, नींद नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन सेडेटिव। दो तरीका का एंटी एलर्जिक है, एक लेने से नींद आती है, एक लेने से नींद नहीं आती। तो ऐसा लेना है जिससे आपको नॉन सेडेटिव, उससे क्या होगा, अगर आप सेडेटिव लेंगे तो बच्चे पर भी असर डालता है, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पर असर डालता है, ठीक। तो नॉन सेडेटिव आपको लेना है। इसीलिए कोई भी दवा अगर आप प्रेगनेंसी में अगर ले रहे हैं तो बिना डॉक्टरी प्रॉपर सलाह के आप कोई भी दवा ना लें। इसके लिए हाँ, और इसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकेंड ट्राइमेस्टर के इनिशियल 2-3 सप्ताह तक, मीन्स 4 से फर्स्ट जो 4 और 4.5 मंथ, 4-4.5 महीना जो है, इसी में बच्चे का डेवलपमेंट मेनली होता है। टोटल डिफॉर्मिटी जो है, माने टोटल बच्चों में बेकार जो होता है, ग्रोथ में जो डिफॉर्मिटी है, हाथ पैर टेढ़ा हो रहा है, आँख खराब है, लंग्स में पानी है, इसी 4 महीने में होता है। तो यही आपका 4 महीना जो है वाइटल है। 4 महीना, हाँ, यही जरूरी, क्योंकि अब ये पीरियड आप मिस कर दिए तो अगर बच्चा अगर किसी स्टेज में है आपका, तो आप वो रिकवर नहीं कर पाते। तो ये चीज़ 4 मंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई दवा, सपोज आप कोई ऐसा दवा दे दिए इस 4 महीने में जो बच्चे को अपंग करे, बहुत सारी ऐसी दवाई। अगर सपोज वो दवा आप 8 महीने के बाद दे रहे हैं 8 महीने के बाद दे रहे हैं, तो बच्चा ऑलरेडी फुल्ली डेवलप कर गया है। बच्चा डेवलप में कुछ इफेक्टिव है और अंदर ही है, तो उसको आप अंदर ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है, सपोज कि बच्चे को कुछ ऐसा कंडीशन है कि अभी बहुत न्यू टेक्नोलॉजी आया है कि अगर बच्चे को कोई कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, लंग्स में पानी है या पेट में पानी है या ब्रेन में कोई दिक्कत है, तो उसको हम हाईली सोफिस्टिकेटेड कुछ सर्जरी है जिसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारा केसेस में करना संभव नहीं हो पाता कि बच्चा पेट में पल रहा है, अगर कुछ उसको दिक्कत है तो आप उसको गर्भ में, यूट्रस में ही कुछ ऐसा कर दिए जो वो ठीक हो जाए, ऐसा अभी ये, हाँ, अभी ये बहुत प्राइमरी स्टेज पे है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या होगा, नौसिया, कमर दर्द हो गया। दूसरा चीज़ है कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। गैस का प्रॉब्लम, पेट डेली साफ़ नहीं होता। पेट डेली साफ़ नहीं होता है तो क्या है कि यूट्रस जो आपका बढ़ रहा है वो जा कर के कमर पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, इसलिए वो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कॉन्स्टिपेशन में कुछ फल फ्रूट ज़्यादा खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, ठीक है, और वॉकिंग कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो स्टूल सॉफ्टनर आता है, ठीक है, जिसको लैक्सेटिव बोलते हैं, वो आप रात में लीजिए, पेट साफ हो। हाँ, तीसरा चीज़ है कि पैरों में सूजन आ जाता है, ठीक है। तो पैरों में सूजन आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद, थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है, ठीक है। हाँ, उसमें क्या होता है कि पेट आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया और वो जाके ब्लड वेसल्स जो
खून बहने की जो नली है, आर्टरी और आपका वेन, उस पर प्रेशर डालता है। तो जो प्रेशर डालता है तो ब्लड ऊपर अच्छे से चढ़ नहीं पाता है, तो स्टेगनेंट रहता है, माने स्थिर रहता है ब्लड, और लोअर पार्ट में ग्रेविटी के कारण ब्लड ज़्यादा जमता है, जिसके कारण आपको पैर में सूजन रहता है। पैर में सूजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ईडिमा बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कुछ नहीं करना। पैर जब सोइए या कहीं बैठिए तो पैर उठा करके, या बैठना है या लेटना भी है तो 2 तकिया आप लगा करके पैर में लेटिए, तो जो ब्लड का जो कूलिंग है वो हार्ट के तरफ होगा, जिससे आपका हाँ ईडिमा कम जाएगा। ठीक है, और कभी कभी चक्कर भी आता है। ठीक है, चक्कर आता है तो उसको सिनकोप बोलते हैं, तो उसमें भी ऐसी कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी गैस्ट्राइटिस होता है, गैस का प्रॉब्लम, तो उसमें भी एंटासिड छोड़ के अभी कोई आपको दवा लेनी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अब आ गया थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही बच्चे का मूवमेंट का फीलिंग होने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्विकनिंग। ठीक है, जो लेडी ऑलरेडी पहले प्रेग्नेंट रह चुकी है, 1-2 बच्चे हुए हैं, तो वो उनको पहले से आभास रहता है, तो वो क्विकनिंग को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। ठीक है, प्राइमरी ग्रेविडा जो है, प्राइमरी ग्रेविडा मीन फर्स्ट बार जो प्रेगनेंस हुई है उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रेविडा। हाँ, प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, ग्रेविडा मीन्स प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी, प्राइमरी ग्रेविडा, उसको जो बच्चा का जो मूवमेंट वो थोड़ा पकड़ने में थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है, तो क्विकनिंग उसको लेट से पता चला। ठीक है, अब बोला जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब आप एंटीनेटल विजिट में जाएंगे तो बोला जाएगा कि बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको पता चल रहा है तो बोला जाता है कि आप उसको मॉनिटर कीजिए, फील करते रहिएगा कि बच्चा कितना मूव कर रहा है, दिन में कितनी बार मूव कर रहा है। अगर आपको लगे कि पहले से कम मूव कर रहा है तो आप हाँ आप बताइए, आप हॉस्पिटल में आइए, तो उसके लिए चेकअप करके हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये मदर को करना। हाँ, तो ये मदर यही चीज़ कर सकती है कि बच्चा कितना मूव कर रहा है। ठीक है, नहीं नोट नहीं करना, वो आपको पता चल जाएगा कि 2 दिन पहले ये स्थिति था, अभी कम मूव कर रहा है। हाँ, तो वो आपको ध्यान रखना। अब आया थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या करना है? वेट देखना है, और बीपी जो है, बीपी बढ़ता है सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो हाँ, ठीक है, तो और इसमें शुगर भी बढ़ता है। शुगर बढ़ता है, उस कंडीशन को बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज मैंने प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ हुआ उसको कहेंगे हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो उससे क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी आपका कंप्लीट हुआ, आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके लिए दवा नेचुरल है। हाँ नेचुरल है, उसके लिए दवा खाने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ केसेज में मैंने 15-20% में क्या होता है कि वो कंटिन्यू रह जाता है, प्रेगनेंसी के बाद भी आपका शुगर अल्टर्ड है तो डायबिटीज़ हो जाता है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ इज टर्न इनटू योर डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, वो ठीक हो जाता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में वेट गेन ज़्यादा होगा, क्योंकि अब वाटर का बॉडी में आपका रिटेंशन ज़्यादा होगा। तो नॉर्मली 8 से 10-11 kg तक वेट गेन इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, ये आपका इतना वेट गेन बहुत नॉर्मल है, इतना होता है। ठीक है, 10 से 12। हाँ 10 से 12 kg वेट गेन आपका बहुत नॉर्मल है। अगर वेट गेन अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका बच्चा
अच्छा से ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में करके आप देख सकते हैं कि बच्चा मेरा वेट बढ़ रहा है। ठीक है, अब दो चीज़ें, एक तो है कि बच्चा टाइम से हुआ, जैसे 9 महीने बच्चा गर्भ में रहा, उसके बाद अगर डिलीवर हो रहा है और 9 महीने के लायक नहीं, इट मीन्स कि जितना वेट होना चाहिए उतना वेट नहीं है, जिस तरीक़े से बाकी सब डेवलपमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, स्किन वैसा नहीं है, ईयर वैसा नहीं है, उसका जितना भी डेवलपमेंट होना चाहिए टाइम के हिसाब से उतना नहीं है, और वेट कम, लेकिन बच्चा 9 महीने के बाद ही हो। इसका मतलब क्या है कि बच्चा को इंट्रायूटेराइन लाइफ में, मैंने बच्चा जब गर्भ में था उस समय उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसलिए उसको बोलते हैं IUGR। क्या बोलते हैं? IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन मीन्स बच्चा कंप्लीट 9 महीने गर्भ में रहा है, लेकिन जितना डेवलपमेंट होना चाहिए, जितने अंग का डेवलपमेंट होना चाहिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम लोग IUGR। ठीक है, हाँ, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि किसी को बच्चा को, कोई बच्चा 8 महीने पे ही हो गया, 7.5 महीने पे ही हो गया। जो बच्चा 37 वीक के अगर पहले होता तो उसको बोलते हैं हम प्री टर्म बेबी। टर्म नहीं है, टर्म माने फुल। और जो बच्चा प्री लग गया, हाँ प्री लग गया तो पहले, पोस्ट लग गया तो बाद में। तो जो बच्चा आपका अभी बताए थे नेगलिस फार्मूला के अनुसार कि 9 महीने निकालना है आपको EDD से, अगर आपका EDD से अगर बच्चा गर्भ में 2 वीक ज़्यादा रह जाता है, 2 वीक ज़्यादा रह जाता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म। अगर बच्चा डिलीवर अगर 37 वीक के पहले होता है तो इसको बोलते हैं प्री टर्म। ठीक है, अगर बच्चा 9 महीने पेट में रहता है उसके बाद भी प्रॉपर उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात है कि अब 3rd ट्राइमेस्टर आ गया, अब बच्चा डिलीवर करने का टाइम है, सब कुछ ओके है, अब बच्चा डिलीवर होगा। तो बच्चा अब डिलीवर होगा और आपको जो गर्भवती महिला है उसको पेन एब्डोमेन होने लगा, माने पेट में दर्द हो गया कि भैया बच्चा। तो अब ये कैसे समझना है कि बच्चा ये पेट में नॉर्मल पेट का दर्द है कि बच्चा होने वाला दर्द। तो बच्चा होने वाला दर्द को उसका स्पेसिफिक नाम है, उसको बोलते हैं लेबर पेन। ठीक है, एक होता है ट्रू लेबर पेन, एक होता है फॉल्स लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन मीन्स कि बच्चा होने का जो दर्द है वो नहीं, नॉर्मली ऐसे यूटेरस स्ट्रेच किया है, यूटेरस का साइज बढ़ा हुआ है, उसके कारण या प्रेशर के कारण या गैस के कारण, किसी और के कारण आपको दर्द हो रहा है। तो ये क्या है कि ये फॉल्स लेबर पेन। ट्रू लेबर पेन, जब ट्रू लेबर पेन बच्चा होने के लिए डिलीवरी के समय जो पेन है वो ट्रू लेबर पेन। इसका बहुत इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको पेट में दर्द, आप हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर आपको एग्जामिन किया और बोला कि नहीं आपका अभी मैच्योरिटी नहीं है और ये फॉल्स लेबर पेन। लेकिन अब घर आए और पता चला कि पेन बढ़ता गया और एग्जैक्टली इट वाज नॉट फॉल्स लेबर पेन, इट वाज ट्रू लेबर पेन। कि आप लेबर में हैं तो होता क्या है कि इससे दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ कभी कभी समझना बहुत दिक्कत हो जाता है कि ये ट्रू लेबर पेन है कि फॉल्स लेबर पेन। तो फॉल्स लेबर पेन में क्या होगा
फॉल्स लेबर पेन में जो है एक जगह स्पेसिफिक जगह पेन रहेगा, ठीक है, और आप पेन किलर खाइएगा तो वो रिलीफ होगा, एक गैस का दवा खाइएगा तो वो रिलीफ होगा। जो कॉन्ट्रैक्शन है पेट का, पेट में क्या ममोड़ जिसको बोलते हैं, तो ममोड़ होगा, ठीक है, और वो ठीक हो जाएगा। तो जो ममोड़ होगा उसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट रहता है, कम देर तक। लेकिन ट्रू लेबर पेन जो है उसमें ममोड़ का जो दर्द का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्शन का भी ड्यूरेशन क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। उसके साथ क्या होगा कि आपका वाटर डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या क्या तो ट्रू लेबर के साथ वाटर डिस्चार्ज होगा, इससे पता चल जाता है। हाँ, तो कि ये ट्रू लेबर पे साथ में बोगी फीलिंग होगा, आपका जो सर्विक्स है वो ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, ठीक है, वाटर का कलेक्शन वहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, और साथ वाटर का कलेक्शन ज़्यादा है, सर्विक्स आपका मैच्योर हो रहा है और धीरे धीरे खुल रहा है, साथ में जो पेन एब्डोमेन है वो धीरे धीरे उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। दीज आर द क्लासिकल ऑफ योर ट्रू लेबर। तो ये ट्रू लेबर पेन का ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो बैग, वाटर बैग बन रहा है, वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, और जो फॉल्स लेबर पेन रहेगा एब्डोमेन के ऊपरी भाग में, और जो ट्रू लेबर पेन रहेगा वो क्या होगा, निचली भाग में। तो ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपका ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन, ठीक है। तो अब बच्चा होने की प्रक्रिया को 3 डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, ठीक है। तो लेबर पेन स्टार्ट होने से लेकर, ठीक है, और